हर किसी की अपनी एक हकीकत होती है जिसे वो सच मानते हैं, मगर कई बार सच और अपनी जाती हकीकत के बीच की लकीर बहुत धुंधली हो जाती है और ऐसे में सही और गलत का फैसला करना मुश्किल होता है। ये वाकया भी कुछ ऐसा ही है जहां एक अदद टेलीफोन की घंटी ने एक डॉक्टर के सच को देखने का नजरिया बदल दिया। डॉक्टर बैनर्जी एक अनुभवी और जाने माने साइकेट्रिस्ट थे। उनके लिए हर एक मरीज उनकी जिंदगी का एक हिस्सा था, जिसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार रहते थे। एक बार उन्होंने केस हाथ में लिया तो वो उसे मुकम्मल करके ही दम लेते थे। डॉक्टर बैनर्जी के घर देर रात उनके टेलीफोन की घंटी बजी। फोन की आवाज से उनकी नींद एकदम से टूटी, क्योंकि उनका लैंडलाइन नंबर कुछ ही लोगों के पास था। स्मार्टफोन पर दौड़ती इस मॉडर्न दुनिया में भी डॉक्टर बनर्जी के घर में टेलीफोन कनेक्शन होना कईयों को अजीब लग सकता है, पर उस टेलीफोन ने कई बार बहुत लोगों की जान बचाई थी। डॉक्टर बनर्जी के घर देर रात आया वो टेलीफोन उनके असिस्टेंट रामकिशन का था। फोन पर रामकिशन की आवाज में चिंता थी। डॉक्टर बनर्जी ने रामकिशन को ढाढ़स बंधाया और तैयार होकर तुरंत ही अपनी गाड़ी शहर के बाहर की तरफ लेकर निकल पड़े। डॉक्टर बनर्जी तेजी से हाईवे पर चले जा रहे थे। उन्होंने गाड़ी एक बड़ी सी हवेली के बाहर रोकी। रामकिशन बाहर ही उनका इंतजार कर रहा था। दोनों अंदर पहुंचे तो वहां का माहौल कुछ ठीक नहीं था। घर के लोग और नौकर चाकर बाहर हॉल में ही जमा थे। नौकर आपस में बात कर रहे थे कि खान साहब की बेटी पर भूत आ गया है। वहीं बाकी लोगों के चेहरे की परेशानी बता रही थी कि मामला गंभीर था। डॉक्टर बनर्जी को देखते ही खान साहब दौड़कर उनके पास आए और बोले, डॉक्टर बनर्जी, फातिमा को पता नहीं क्या हो गया है, ऐसा लगता है उसमें कुछ है, प्लीज उसे बचा लीजिए। डॉक्टर बनर्जी बोले, हाँ हाँ बिल्कुल, आप बस मुझे उस तक ले चलिए। खान साहब उन्हें लेकर ऊपर फातिमा के कमरे में पहुंचे तो वहां का नजारा ही कुछ और था। फातिमा अपने बिस्तर पर रस्सियों से बंधी चीख रही थी, डर से नहीं बल्कि गुस्से से, और उसकी आवाज भी जैसे उसकी नहीं थी। उसकी मां और घर की बाकी औरतें पास ही खड़ी थीं। बंधे होने के बावजूद उसने पूरा बिस्तर हिला रखा था। उस छोई मोई सी लड़की में न जाने कहां से इतनी ताकत आ गई थी। डॉक्टर बनर्जी कुछ देर फातिमा को देखते रहे। वो बोले, आप लोग कुछ देर के लिए कमरे से बाहर चले जाइए, मैं फातिमा पर हिप्नोथेरेपी ट्राई करना चाहता हूं और इतने लोगों की मौजूदगी में ये मुमकिन नहीं, प्लीज। सब ने वैसा ही किया। डॉक्टर बनर्जी ने एक कुर्सी खींचकर बिस्तर के पास रखी और उस पर बैठ गए। फातिमा अभी भी चीख रही थी। उन्होंने अपने बैग से एक पेंडुलम निकाला और फातिमा के चेहरे के सामने कर दिया। फातिमा की निगाहें उस पर टिक गईं। उन्होंने पेंडुलम हिलाया और बोले, फातिमा, इस पेंडुलम को ध्यान से देखो, इसे ध्यान से देखो, अपनी नजरें इस पर से मत हटाना, बस इसे देखती रहो, खुद को शांत करो, बिल्कुल शांत। तुम्हारी पलकें अब भारी हो रही हैं, तुम्हें धीरे धीरे नींद आ रही है। डॉक्टर बनर्जी की बातों का असर फातिमा पर हो रहा था। वो धीरे धीरे शांत होती जा रही थी और उसकी आंखें बंद हो रही थीं। कुछ ही देर में फातिमा नींद के आगोश में चली गई।
डॉक्टर बैनर्जी ने उसे ध्यान से देखा तो फातिमा के हाथों पर लंबे लंबे चोट के निशान थे, जैसे किसी ने उसे चाबुक से पीटा हो। डॉक्टर बैनर्जी ने उसके बालों को एक तरफ किया तो उसके माथे पर भी चोट का निशान था। उन्होंने अपना सामान उठाया और कमरे से बाहर निकल गए। बाहर खान साहब से उन्होंने बोला, देखिए आपकी बेटी अभी ठीक है, मैंने उसे हिप्नोटाइज करके सुला दिया है। मुझे ये माइनर स्किज़ोफ्रेनिया का केस लगता है, आप लोग ज्यादा परेशान ना हो, और हाँ, इनके खाने पीने का खास ख्याल रखिएगा, ये काफी कमजोर भी है। खान साहब ने जेब से नोटों की एक गड्डी निकाली और डॉक्टर बैनर्जी की तरफ बढ़ा दी। डॉक्टर बैनर्जी बोले, जब तक पेशेंट पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता मैं अपनी फीस नहीं लेता, पहले इन्हें ठीक हो जाने दीजिए फिर फीस दे दीजिएगा। मगर खान साहब तो जैसे इतने में ही संतुष्ट थे। उन्होंने जबरन वो पैसे डॉक्टर बैनर्जी के हाथ में रख दिए। शायद वो नहीं चाहते थे कि डॉक्टर बैनर्जी वहां दोबारा आए। डॉक्टर बैनर्जी ने भी दुनिया देखी थी। वो जानते थे कि यह फीस कम, रिश्वत ज्यादा थी। वो भी बिना कुछ कहे पैसे लेकर वहां से चले गए। हवेली से बाहर निकलते ही उन्होंने रामकिशन को फातिमा के शरीर पर लगी चोटों और खान के अजीब बर्ताव के बारे में बताया। रामकिशन तो जैसे खुद से ही सब कुछ बताना चाहता था। वो बोला, सर, अगर उस बच्ची की जिंदगी और मौत का सवाल नहीं होता तो मैं कभी आपको इन लोगों की मदद करने के लिए तकलीफ नहीं देता। डॉक्टर बैनर्जी रामकिशन को घूरने लगे और रामकिशन डॉक्टर बैनर्जी के मन को भांपते हुए बोला, दरअसल फातिमा के माँ बाप की पहले ही मौत हो चुकी है। खान साहब जिनसे आप मिले थे वो फातिमा के चाचा हैं। फातिमा अपने माँ बाप की जायदाद की अकेली वारिस है और इसी एक बात ने उसकी ज़िंदगी नरक बना रखी है। वो इस घर में बिल्कुल भी खुश नहीं है और आपने आज जो देखा वो पहली बार नहीं हुआ है। खान साहब अपने जान पहचान के कई डॉक्टरों को दिखा चुके हैं पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मुझे उस बच्ची की यह हालत बर्दाश्त नहीं हुई तो हार कर मैंने आपको बुला ही लिया। डॉक्टर बैनर्जी रामकिशन की बातें चुपचाप सुन रहे थे। कुछ देर बाद उन्होंने अपनी खामोशी तोड़ी। अगर उस लड़की के साथ इतना सब कुछ हो रहा है तो हमें पुलिस कंप्लेंट करनी चाहिए। रामकिशन बोला, नहीं सर, हमें इस पचड़े में नहीं पड़ना चाहिए। ये खान ठीक आदमी नहीं है, थोड़ा क्रिमिनल टाइप का है। पता नहीं ज्यादती दुश्मनी में क्या कदम उठा ले। अगली सुबह वो रोज की तरह अपने हॉस्पिटल पेशेंट्स को देखने चले गए, मगर आज काम में उनका मन नहीं लग रहा था। वो रामकिशन की बताई बातों और फातिमा के जिस्म पर लगी चोट के निशानों को भूलने की कोशिश कर रहे थे। किसी तरह दिन गुजार कर वो अपने घर लौटे, मगर अभी भी उनका मन शांत नहीं था। उन्होंने अपना बैग उठाया और गाड़ी लेकर निकल पड़े। उन्होंने गाड़ी सीधा हवेली पर ही रोकी। अंदर पहुंचते ही उन्होंने सीधा खान साहब से मिलने के लिए कहा। खान साहब नीचे आए, मगर वो डॉक्टर बैनर्जी को देखकर ज्यादा खुश नहीं लग रहे थे। वो अपनी बेरुखी छिपाते हुए बोले, अरे डॉक्टर साहब, आप कैसे? बताइए मैं आपकी क्या खिदमत करूं? डॉक्टर बैनर्जी ने थोड़ा सख्त लहजे में जवाब दिया, मैं यहाँ खिदमत करवाने नहीं बल्कि अपने पेशेंट को देखने आया हूं। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं फातिमा को एक बार देखना चाहूंगा। खान साहब के चेहरे की परेशानी साफ दिख रही थी। इससे पहले कि वो कुछ बोलते, ऊपर से फातिमा के चीखने की आवाज आई। खान साहब और डॉक्टर बैनर्जी ऊपर की तरफ दौड़े। खान साहब फातिमा के कमरे के बाहर ही ठिठक गए।
जबकि डॉक्टर बनर्जी तेजी से अंदर पहुंचे। मगर इस बार फातिमा की हालत पहले से भी बुरी थी। कमरे का नजारा देखकर उनके शरीर में बिजली दौड़ गई। आज फातिमा बंधी हुई नहीं थी, उसकी आंखें लाल हो रखी थीं और उसने एक बड़ी सी मेज को किसी खिलौने की तरह उठा रखा था। फातिमा ने मेज कमरे के बाहर खान साहब की तरफ फेंकी। वो बाल बाल बचे। हालांकि ये पहला मौका नहीं था जब डॉक्टर बनर्जी ने ऐसा कुछ देखा था, पर फिर भी उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि फातिमा को काबू कैसे करें। तभी फातिमा बोली, पिछली बार तूने मुझे सुला दिया था, मगर इस बार नहीं। डॉक्टर, मेरी तुझसे कोई दुश्मनी नहीं है। मैं तुझे मारना नहीं चाहता। तू यहां से चला जा। अब डॉक्टर बनर्जी का दिमाग चकरा चुका था। ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी पेशेंट को हिप्नोटिज्म के पहले और बाद का पूरा वाकया याद हो। ये नॉर्मल नहीं था। वो तुरंत ही कमरे से बाहर निकल गए और बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। डॉक्टर बनर्जी खान साहब को घूरने लगे। उधर खान साहब ने डॉक्टर बनर्जी का हाथ पकड़ा और उन्हें जबरदस्ती बाहर ले जाने लगे। दरवाजे पर पहुंचते ही खान साहब बोले, डॉक्टर साहब, आप दोबारा यहां मत आइएगा। जो भी है, जैसा भी है, हम संभाल लेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर बनर्जी ने अब तक ऐसे कई केस देखे थे जहां किसी सदमे की वजह से लोगों के दिलो दिमाग पर बुरा असर पड़ा था और उनका बर्ताव एबनॉर्मल हो गया था। वो डॉक्टर थे, मगर खुद को भगवान नहीं समझते थे। वो जानते थे कि ये बात अब हाथ से निकल चुकी है। उन्होंने राम किशन को फोन किया और घर बुलाया। उन्होंने जब राम किशन को सारी बात बताई तो वो डॉक्टर बनर्जी को समझाते हुए बोला, सर, आपने मेरी बात नहीं मानी। वो खान, मैं फिर कहता हूँ, वो खान ठीक आदमी नहीं है। अगर आप इस तरह से उसके मामले में दखल देते रहेंगे तो वो आपसे दुश्मनी भी निकाल सकता है। डॉक्टर बनर्जी बोले, मगर राम किशन, आखिर मैं कैसे उस बच्ची को मर जाने दूं? राम किशन बोला, तो उस अनजान लड़की के लिए आप अपनी जान देना चाहते हैं? सर, आप मेरी बात समझिए। यहाँ बात सिर्फ खान के क्रिमिनल बैकग्राउंड की नहीं है। दरअसल उस परिवार के अंदर भी कई राज हैं और खान कभी नहीं चाहेगा कि कोई भी उन्हें जाने। डॉक्टर बनर्जी अब बस इतना ही बोले, राम किशन, तुम मेरी मदद करोगे या नहीं? राम किशन भी कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, ठीक है सर, मगर वादा कीजिए कि आप मेरी हर बात मानेंगे, क्योंकि यह काम इतना आसान नहीं होने वाला। डॉक्टर बनर्जी ने कहा, ठीक है, तो फिर शुरुआत कैसे करें? अब राम किशन ने बोलना शुरू किया, कुछ भी करने से पहले हमें उस खान का कुछ करना पड़ेगा। अगर ये 2-3 दिन घर से बाहर चला गया तो हमें काफ़ी वक्त मिल जाएगा। हम आराम से वहाँ जाकर काफ़ी कुछ पता लगा सकते हैं और शायद फातिमा की कुछ मदद भी कर पाए। डॉक्टर बनर्जी ने पूरे विश्वास के साथ कहा, यह काम तो मुझ पर छोड़ दो, मुझे पता है ये कैसे करना है। कुछ देर बात करने के बाद राम किशन वहां से चला गया। डॉक्टर बनर्जी भी छोटा मोटा काम निपटा कर आराम करने लगे। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर वो पुलिस हेडक्वार्टर अपनी जान पहचान के एक सीनियर पुलिस ऑफिसर से मिलने पहुंचे। उन्होंने तफसील से सारी बात उन्हें बताई और अपने मन की परेशानी भी। चूंकि बात फातिमा की जिंदगी और मौत की थी, इसीलिए वो पुलिस ऑफिसर डॉक्टर बनर्जी, या ये कहें कि फातिमा की मदद के लिए तैयार हो गए। उसके अगले ही दिन डॉक्टर बनर्जी के पास राम किशन का फोन आया।
उसके मुताबिक पुलिस ने खान को गैर कानूनी हथियार रखने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया था। डॉक्टर बनर्जी ने राहत की सांस ली। अब उनके पास मौका था कि वो शायद फातिमा की कुछ मदद कर पाए। शाम होते ही डॉक्टर बनर्जी और रामकिशन हवेली पर पहुंच गए। खान वहां नहीं था और घर पर सिर्फ कुछ नौकर और औरतें ही थे। उन्होंने खान की बीवी और बाकी रिश्तेदारों को समझाया और एक बार फातिमा से मिलने की गुजारिश की। खान की बीवी ने उनकी बात मान ली। शायद उसके दिल में फातिमा के लिए अभी थोड़ी दया बाकी थी। डॉक्टर बनर्जी फातिमा के कमरे में गए और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। आज फातिमा अपने पूरे होशो हवास में थी। डॉक्टर बनर्जी को देखते ही वो रोने लगी और उनसे अपनी जान बचाने की भीख मांगने लगी। डॉक्टर बनर्जी ने उससे पूछा, तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? मैंने कभी तुम्हें अपना नाम नहीं बताया। और तुम्हें हिप्नोटिज्म के दौरान हुई सारी बातें कैसे याद हैं? इतना सुनते ही फातिमा का रूप बदल गया। उसकी आंखें लाल हो गईं और उसकी आवाज भी बदल गई। खान ने मेरा खून किया है और फातिमा के 18 साल का होते ही वो उसे भी मार देगा। उसने इसे सिर्फ इसकी जायदाद पाने के लिए ही जिंदा रखा है। खान को मैं मारूंगा। तुम लोग उसे अब और नहीं बचा सकते। मैं अपना इंतकाम जरूर लूंगा। फातिमा तुरंत ही बेहोश हो गई। डॉक्टर बनर्जी सदमे में थे। वो ये सब सुनने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। अब वो और भी ज्यादा परेशान हो गए थे, क्योंकि अगर फातिमा खान के साथ कुछ करती तो कानून खान के कारनामों की पड़ताल करने के बजाय फातिमा को ही दोषी मानता। उन्होंने इस मामले की तह तक जाने का फैसला किया। वो तुरंत ही बाहर निकल गए और रामकिशन को सारी बात बताई। ये सब सुनकर रामकिशन भी सकते में था। देर रात रामकिशन हवेली पहुंचा। अब तक वो 3-4 बार हवेली आ जा चुका था और एक नौकर से उसकी ठीक ठाक दोस्ती हो गई थी। उसने उसे बाहर बुलाकर थोड़ी शराब पिलाई और बातों बातों में कुछ ऐसे राज पता लगा लिए जो कि दिमाग हिला देने वाले थे। वो भागा भागा डॉक्टर बनर्जी के पास पहुंचा और उन्हें सब कुछ बता दिया। डॉक्टर बनर्जी भी ये सब जानकर भौंचक्के रह गए। उन्होंने तुरंत उन पुलिस ऑफिसर को फोन लगाया और फोर्स लेकर हवेली पहुंचने को कहा। करीब आधे घंटे में ही पुलिस और एम्बुलेंस वहां धड़धड़ाते हुए पहुंच गए। हवेली के नौकर ने जैसा रामकिशन को बताया था, मजदूरों ने उसी जगह पर खोदना शुरू किया। करीब 5-6 फीट खोदने के बाद वहां एक लाश मिली। लाश बुरी तरह सड़ चुकी थी। कपड़ों से पता चल रहा था कि लाश किसी लड़के की थी। इन सब के बीच फातिमा भागती हुई बाहर आई और उस लाश को पकड़कर रोने लगी। किसी को समझ नहीं आया कि वो ऐसा क्यों कर रही थी, मगर अभी ऐसी कई परतें थीं जो खुलना बाकी थीं। पुलिस ने पंचनामा करने के बाद लाश हॉस्पिटल भेज दी। अगले दिन उस लाश से मिले आधार कार्ड से पता चला कि वो लाश आरिफ की थी। डॉक्टर बनर्जी के पास अगली सुबह ही उनके पुलिस ऑफिसर दोस्त का फोन आया। उनके मुताबिक आरिफ का खून खान ने ही करवाया था। उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया था। दरअसल आरिफ और फातिमा एक दूसरे से प्यार करते थे और शादी करना चाहते थे, मगर फातिमा के घर वालों को यह मंजूर नहीं था, क्योंकि आरिफ एक मामूली घर से था। फातिमा के घर वालों के काफी समझाने के बावजूद वो दोनों नहीं माने। एक दिन वो दोनों घर से भागकर शादी करने ही वाले थे कि खान ने उन्हें पकड़ लिया। उसने आरिफ को फातिमा के सामने ही जान से मार दिया
और उसकी लाश को हवेली के पीछे दबा दिया। डॉक्टर बनर्जी ने राहत की सांस ली, क्योंकि अब फातिमा की जान को कोई खतरा नहीं था, बल्कि वो तो काफी खुश थे कि अब वो आराम से फातिमा का इलाज करके उसकी रोजमर्रा की जिंदगी आसान कर सकते हैं। वो अगले ही दिन हवेली पहुंच गए। घर वालों को समझाकर वो फातिमा के कमरे में पहुंचे। फातिमा सो रही थी। डॉक्टर बनर्जी उसे उठाने को ही थे कि फातिमा लपक कर उठी। वो मुस्कुरा रही थी, मगर उसकी मुस्कुराहट में मासूमियत नहीं, बल्कि एक शैतानियत थी। वो बोली, अच्छा किया तूने जो मेरी लाश को बाहर निकाल दिया, मगर खान बचेगा नहीं। उसने जो किया है उसकी सजा उसे कानून नहीं, मैं दूंगा। इतना कहते ही फातिमा गिर पड़ी। वो कमरे से जैसे ही बाहर निकले तो उनका फोन बजा। फोन उनके पुलिस ऑफिसर दोस्त का था। उन्होंने बताया कि लॉकअप में खान की मौत हो गई है। कुछ देर पहले तक वो ठीक ठाक था, मगर अचानक वो दर्द से चीखने लगा और चंद पलों में ही उसने दम तोड़ दिया। फातिमा या उसके अंदर जो भी कुछ था, उसने जैसा बोला था वैसा ही किया। डॉक्टर बनर्जी ने अपने करियर में सैकड़ों दिमागी मरीजों को देखा था, मगर फातिमा का केस अलग था। इसे एक आम सी दिखने वाली लड़की ने उन्हें एहसास दिला दिया था कि भूत होते हैं।